गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सी इंटर के लिए सैलरी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। आपने पेज नंबर 3.26 तक समझ लिया था अलाउंसेस, कितने तरह के अलाउंसेस होते हैं और कौन से अलाउंसेस किस लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते हैं। अब हम एग्जाम्पल करेंगे पेज नंबर 27 पे। आप शॉर्ट में अगर न्यू रेजिम की बात करें, आप पढ़ चुके हैं दो रेजिम है टैक्स पे करने के दो तरीके हैं। आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जब पूरा हेड्स खत्म हो जाएंगे, डिडक्शन आप पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आप टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखेंगे। उसमें टैक्स वालों ने टू रेजिम बनाए हैं, दो दायरे बनाए हैं, दो ऑप्शन दिए हैं जिसमें आप टैक्स पे कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी, ऑब्वियसली आप उसी ऑप्शन को चुनेंगे। एक न्यू टैक्स रेजिम बोल रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है अंडर सेक्शन 115BAC सब सेक्शन 1A, जिसमें कम रेट से टैक्स देना पड़ता है। ऑल्दो इसमें बहुत सारी डिडक्शंस एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलती हैं। और एक नॉर्मल या ऑप्शनल टैक्स रेजिम होता है जिसमें आप डिडक्शन एग्जेम्पशन ले सकते हैं, पर उसमें टैक्स की रेट ज़्यादा होती है। तो एसएससी उसी ऑप्शन को चूज़ करेगा जिसमें टैक्स की रेट कम आएगी या टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। तो ये तो आप आगे पढ़ेंगे जब आप टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे कि किस ऑप्शन में टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, उसी ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया TTDC, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफ़र अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस न्यू टैक्स रेजिम में भी एग्जेम्प्ट होंगे। जो कल आपने पढ़ा था कि अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है या ट्रांसफ़र अलाउंस मिलता है या डेली अलाउंस मिलता है या कन्वेंस अलाउंस मिलता है और आप उसे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए खर्च कर देते हैं, तो आपको एग्जेम्पशन दी जाती है, कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। न्यू टैक्स रेजिम में भी ये एग्जेम्पशन मिलेगी और आपको ओल्ड टैक्स रेजिम यानी ऑप्शनल टैक्स रेजिम में तो ये छूट मिलती ही है। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, मिस्टर श्रीकांत हैज़ 2 सन. He is in receipt of children education allowance of ₹150 per month for his elder son. आपने कल पढ़ा था कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो ऑप्शनल टैक्स रेजिम वालों के लिए, जो ओल्ड टैक्स की रेट है, नॉर्मल टैक्स के प्रोविजन है, उसमें ₹100 पर मंथ के एग्जेम्प्ट होता है। पर अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चुनेंगे तो उसमें तो ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आप पढ़ चुके हैं केवल ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन दी जाती है। और अगर कोई पर्सन हैंडीकैप्ड है और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है तो उसे ₹32 पर मंथ की छूट मिल जाती है। ये दोनों टैक्स रेजिम में मिलती थी। तो एजुकेशन अलाउंस आपने कल पढ़ा था, मैक्सिमम दो बच्चों के लिए मिल सकता है और एक बच्चे के लिए मैक्सिमम ₹100 माफ़ हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शनल टैक्स रेजिम चूज़ करेंगे यानी नॉर्मल टैक्स रेजिम के दायरे के अकॉर्डिंग टैक्स देंगे तो ये छूट आपको मिल जाएगी। एंड ₹70 पर मंथ फॉर हिज यंगर सन, और छोटे बेटे के लिए ₹70 पर मंथ मिलता है। तो आपने ये भी पढ़ा था कल कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है वो ₹100 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है। पर अगर ₹100 से कम मिल रहा है तो फिर आप कम को ही एग्जाम करेंगे, यानी कि ₹100 एग्जेम्प्ट होंगे। देखिए यहाँ ₹70 मिल रहा है तो ₹100 तो आप माफ़ कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे ₹70 पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। जबकि इसके केस में, पहले वाले बेटे के केस में ₹100 एग्जेम्प्ट होंगे और ₹50 टैक्सेबल होंगे। बोथ हिज सन आर गोइंग टू स्कूल, ऑब्वियसली स्कूल जा रहे हैं तभी अलाउंसेस वो दे रहा होगा। अगर स्कूल नहीं जा रहे होते तो आप पूरा अलाउंस क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता। ही ऑल्सो रिसीव द फॉलोइंग अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया गया है 1800 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर, और ट्राइबल एरिया अलाउंस 500 पर मंथ। आपने पढ़ा था ट्राइबल एरिया अलाउंस जो होता है वो 9 स्टेट्स में ₹200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है। कल ही आपने पढ़ा था 9 स्टेट्स कि वहाँ पे ₹200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में किसी स्टेट का नाम नहीं दे रखा है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि उसी स्टेट में जॉब करता है मिस्टर श्रीकांत जहाँ पे ₹200 पर मंथ ट्राइबल एरिया अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। आप एसएससी के फेवर में जाएंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको एसएससी का फेवर लेना है, टैक्स बचाने की कोशिश करनी है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो मानेंगे उसी स्टेट में काम करता है जो आपने 9 स्टेट्स पढ़े थे कि वहाँ पे ₹200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो यहाँ ₹200 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ₹300 पे आपको टैक्स पे करना होगा यहाँ पर। अब हम पढ़ लेते हैं। Taxable allowance in the hand of Mr. Shrikant is computed as under if Mr. Shrikant exercise the option of shifting out of default tax regime। शिफ्टिंग मतलब आप इस दायरे से बाहर आ रहे हैं, यानी आप नॉर्मल टैक्स प्रोविजन चूज कर रहे हैं, ऑप्शनल टैक्स प्रोविजन चूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चूज नहीं कर रहे हैं जो सेक्शन 115BAC सब सेक्शन 1A में प्रोवाइड किया गया है, तो आपको छूट मिलेगी अलाउंसेस की। तो देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पहले बेटे के लिए ₹150 मिल रहा था पर मंथ, एक बच्चे के लिए ₹100 पर मंथ माफ होगा, तो ₹50 एक महीने के टैक्सेबल हो गए, तो साल भर के ₹600 टैक्सेबल हो जाएंगे, आपकी सैलरी में ऐड होंगे। यंगर सन के लिए ₹70 मिल रहे थे, ₹100 से कम मिल रहे हैं तो पूरे ₹70 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 पर मंथ के हिसाब से ये टैक्सेबल हो जाएगा। आपने पढ़ा था कि दो तरह के ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपने पढ़े थे, एक था ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, ध्यान से सुन लें। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस मतलब अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, गाड़ियाँ चलती हैं, आप गाड़ियों को इधर से उधर ले जाते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो वो जितना मिलता है या तो उसका 70% या 10,000 पर मंथ वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, यानी वो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस होता है, तो जितना भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला या तो उसका 70% निकालिए या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि श्रीकांत किसी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस की कोई एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। एक और केस आपने पढ़ा था कि अगर आपको कन्वेंस अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है घर से ऑफिस या ऑफिस से घर जाने के लिए, और वो पर्सन जो है ब्लाइंड है या डेफ है, डम्ब है या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है, तो फिर वहाँ पर 32 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा। ऐसा श्रीकांत के लिए नहीं लिखा गया है, ना ये डेफ है, ना डम्ब है, ना ये ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है, तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम यही मानेंगे कि उस स्टेट में काम करता है जहाँ पर 200 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है ट्राइबल एरिया अलाउंस, तो आप 200 रुपये माफ़ कर देंगे और 12 के हिसाब से 3600 टैक्सेबल हो जाएंगे। तो टोटल टैक्सेबल अलाउंस आ गए 25,800। अगर आप नॉर्मल टैक्स रिजिम चूज़ करते हैं, नॉर्मल रेट से टैक्स देते हैं, ऑप्शनल टैक्स रिजिम चूज़ करते हैं, तो ये आएगा टैक्सेबल अमाउंट। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम चूज़ करते हैं तो क्वेश्चन नीचे सॉल्व किया हुआ है। मिस्टर श्रीकांत पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में आपने पढ़ लिया था इन 4 अलाउंसेस के आपको छूट मिलेगी। ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ट्रांसफर अलाउंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया और कन्वेंस अलाउंस हो गया। और ट्रांसफर अलाउंस 32 रुपये वाली तो दोनों केसेस में मिलेगी, दोनों ऑप्शन में मिलेगी। अगर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है वो पर्सन, या ब्लाइंड है, या डेफ है और डम्ब है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चूज़ करते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चूज़ करते हैं अंडर सेक्शन 115BAC, तो यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलेगी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, केवल रेगुलर या नॉर्मल टैक्स रेजिम में ही छूट मिलती थी। तो यहाँ फुली टैक्सेबल होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। पहले बच्चे के लिए 150 रुपये है पर मंथ, दूसरे बच्चे के लिए 70 रुपीज़ है पर मंथ, 220 रुपीज़ हुआ पर मंथ, इंटू 12 करेंगे तो ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा जो आपकी सैलरी में ऐड होगा। ट्रांसफर अलाउंस की यहाँ पे भी कोई छूट नहीं मिलेगी। कोई क्वेश्चन कहीं नहीं बोल रहा है कि मिस्टर श्रीकांत हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड हैं या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज हैं, तो ये फुली टैक्सेबल होगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा क्योंकि आप न्यू टैक्स रेजिम चूज़ कर रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चूज़ कर रहे हैं अंडर सेक्शन 115BAC में, तो यहाँ आपको कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अलाउंसेस की। नेक्स्ट, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल। डीप पॉइंट, अलाउंसेज विच आर फुली एग्जेम्प्ट only under the optional tax regime, that is normal provision of the tax। देखो एक नाम से ही पता चल रहा है कि ये अलाउंसेज जो आप पढ़ने जा रहे हैं तभी माफ़ होंगे। अगर आप रेगुलर टैक्स रेजिम बोल रहे हैं या नॉर्मल टैक्स रेजिम बोल रहे हैं, ऑप्शनल टैक्स रेजिम बोल रहे हैं, यानी जो पहले से टैक्स की रेट चल रही है कई सालों से, जो नॉर्मल टैक्स प्रोविजन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स देंगे तो ये अलाउंसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप न्यू रेजिम चूज़ करेंगे, न्यू डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बोल रहे हैं, न्यू टैक्स रेजिम बोल रहे हैं अंडर सेक्शन 115BAC, तो ये अलाउंसेज जो आप पढ़ने जा रहे हैं इनकी छूट नहीं मिलेगी। केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में या ऑप्शनल टैक्स रेजिम में या नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में ही आपको ये छूट मिलेगी। अलाउंसेस टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस है, तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट होते हैं, कोर्ट में जजेस होते हैं, तो अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आपको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो आपकी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो अलाउंसेस मिलते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो माफ़ किए जाएंगे। Any allowances paid to a judge of a High Court and Supreme Court under Section 22A subsection 2 of the High Court Judges Condition of Service Act 1954 and Section 23 subsection 1A of Supreme Court Judges Salary and Condition of Service Act 1958 respectively is not taxable under the optional tax regime, that is normal provision of tax। मतलब आपको इतना से याद रखना है, कोई एक्ट के सेक्शन ये वाला याद नहीं रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर हाई कोर्ट के जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आपको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जब आपने ज्वाइन की होगी सर्विस, वो आपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी अलाउंसेस आपको देती है किसी भी नाम से, लेकिन नाम नहीं आएगा, किसी भी नाम से कोई भी अलाउंस दे रही है गवर्नमेंट आपको, तो वो फुली एग्जेम्प्ट होगा आपके लिए।
सेकेंड पॉइंट, अलाउंसेज रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। यूएनओ तो समझते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अगर आप यूएनओ में काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में के किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको जो भी अलाउंसेज मिलेंगे, किसी भी नाम से कोई भी अलाउंसेज मिलेगा वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सैलरी एंड अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉय। देखिए सैलरी भी माफ़ हो जाएगी अलाउंसेस के अलावा। जो सैलरी मिल रही है, जो अलाउंसेस मिल रहे हैं यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के टू इट्स एम्प्लॉय, अपने कर्मचारी को वो दे रहे हैं, इज नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं होगा बाय वर्च्यू। बाय वर्च्यू का मतलब होता है इस वजह से, बाय वर्च्यू मतलब है इस रीजन से। क्या रीजन है क्यों नहीं होगा टैक्सेबल? ऑफ सेक्शन 2 में लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947। यानी जो एक्ट बना हुआ है यूनाइटेड नेशंस का, प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज मतलब छूटे देना, मुक्ति देना किसी को, हिंदी में अगर बोले प्रिविलेजेस मतलब फ़ायदे देना। यूनाइटेड नेशन का जो एक्ट बना हुआ है 1947, उसके सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि अगर आप यूएनओ में जॉब करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और सैलरी भी माफ़ हो जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा। बिसाइड्स इसके अलावा सैलरी एनी पेंशन कवर्ड अंडर यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947 एंड रिसीव फ्रॉम यूएनओ, अगर आपको कोई पेंशन मिलती है, कोई सैलरी मिलती है फ्रॉम यूएनओ से, इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, वो भी माफ़ हो जाएगी फ्रॉम टैक्स अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम दैट इज नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी। यानी आप ये पैरा पढ़ के समझ सकते हैं कि ये जो एग्जेम्पशन दी गई है इनकम टैक्स वालों ने नहीं दी है, यूनाइटेड नेशन का जो एक्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये एग्जेम्पशन दी जा रही है और इनकम टैक्स वाले से फॉलो कर रहे हैं। यानी ये जो एक्ट है 1947 वाला, ये इनकम टैक्स पे प्रिवेल कर रहा है। यानी इस एक्ट में लिखा, इनकम टैक्स में तो कहीं नहीं लिखा गया कि भाई आप यूएनओ में काम करते हैं तो हम आपकी सैलरी और अलाउंसेस माफ़ कर देंगे, पर यूएनओ का जो एक्ट बना हुआ है यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, उसमें मेंशन कर दिया गया कि अगर कोई भी सैलरी अलाउंसेस या पेंशन मिलती है किसी यूएनओ के कर्मचारी को, तो कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता है इंडिया में। तो ये जो एक्ट है वो इनकम टैक्स पे प्रिवेल कर रहा है। प्रिवेल समझ रहे हैं, ये इनकम टैक्स वालों को मानना होगा, वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। समचुरी अलाउंसेस जो दिया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो एग्जेम्प्ट होता है एज ए ऑनर के तौर पे ऑफ सर्विस एक्ट 1954 एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अंडर सेक्शन 23B ऑफ द समचुरी अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट जजेस अंडर सेक्शन 22C ऑफ द हाई कोर्ट जजेस कंडीशन सुप्रीम कोर्ट जजेस कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958 इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना होगा अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट में। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं उन पर उन्हें टैक्स नहीं देना। हाँ, सैलरी पे टैक्स देना होगा जो बेसिक सैलरी उन्हें मिल रही है, पर इसके अलावा कोई भी अलाउंसेस उन्हें दिए जा रहे हैं किसी भी नाम से, उन पर कोई टैक्स वो पे नहीं करेंगे। नोट, इन केस 1 एंड 3, फर्स्ट पॉइंट क्या था, हाई अलाउंसेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिल रहे हैं, और थर्ड पॉइंट क्या था, समचुरी अलाउंसेस मिल रहा है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अबव द रिस्पेक्टिव एक्ट। रिस्पेक्टिव एक्ट मतलब कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिव प्रोवाइड फॉर सच एग्जेम्पशन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये लाइन का मतलब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। देखिए यहाँ पे जो भी एक्ट आ रहे हैं, ये भी सर्विस एक्ट 1954, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट का सेक्शन 23B या कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958, ये कोई इनकम टैक्स का एक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट में अब अलाउंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, पर ये जो माफ़ी दी गई है कि इन अलाउंसेस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिव एक्ट में लिखा हुआ है। जो एक्ट बने हुए ना जजेस और हाई कोर्ट के लिए, उनके लिए लिखा हुआ है। तो ये लाइन वापस पढ़ देता हूँ। इन केस फर्स्ट एंड थर्ड अबव जो आपने पढ़ा, द रिस्पेक्टिव एक्ट, रिस्पेक्टिव मतलब जो एक्ट आपने पढ़े कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जजेस को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे। प्रोवाइड फॉर सच एग्जेम्पशन, जो छूट दी गई, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इनकम टैक्स 1961। देखिए जब भी लाइन आ जाती है तो इट मीन्स वो रिस्पेक्टिव एक्ट प्रिवेल करता है जो एक्ट आप पढ़ रहे हैं। आप अभी कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं, राइट। पर ये जो एक्ट पढ़े आपने, जो नाम आया अभी, जैसे जज हाई कोर्ट जज कंडीशन एक्ट 1958 और सर्विस एक्ट 1954, ये एक्ट प्रिवेल कर जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट में। यानी इनकम टैक्स एक्ट को ये बात माननी पड़ेगी। भले इनकम टैक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अलाउंसेस मिलेंगे वो माफ़ होंगे, ये रिस्पेक्टिव एक्ट में लिखा हुआ है। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनमें ऐसा लिखा हुआ है और वो एक्ट इनकम टैक्स पे प्रिवेल करेंगे। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, भले ही इनकम टैक्स में कुछ भी लिखा हो, हिंदी में अगर इस लाइन को मैं बोलूँ
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन में कुछ भी इंक्लूड हो इनकम टैक्स एक्ट, भले इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी लिखा हो, ये रिस्पेक्टिव एक्ट इनकम टैक्स एक्ट पे प्रिवेल करेंगे। यानी इनकम टैक्स एक्ट ऐसा नहीं, मान लो इनकम टैक्स एक्ट में ये लिख दिया जाए आज कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उन्हें अलाउंसेज जो मिल रहे हैं उन पर टैक्स देना होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, मतलब विरोधाभास हो जाएगा ना, दोनों अपोजिट हो रहेंगी। यानी आप जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट दे रही है, उन्हें नियुक्त कर रही है, उनकी कंडीशन एक्ट में तो आप ये लिख रहे हैं कि कोई टैक्स नहीं लगेगा अलाउंसेस पे, पर इनकम टैक्स एक्ट में आप ये लिख रहे हैं कि टैक्स लगेगा, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, दोनों एक्ट आपस में क्लैश होंगे। तो क्वेश्चन उठता है किसकी बात सही मानी जाएगी, तो साफ साफ लिख दिया गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इनकम टैक्स में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये जो रिस्पेक्टिव एक्ट हैं वही प्रिवेल करेंगे। आगे बात समझ, जहाँ पे भी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन लिखा आ जाए वो रिस्पेक्टिव चीज़ प्रिवेल कर जाएगी उस एक्ट पर। इन केस ऑफ सेकंड, जो आपने सेकंड पढ़ा उसमें भी ये था कि यूनाइटेड नेशन के एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप यूएनओ के किसी डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इन केस सेकंड एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट, वही इसी रिस्पेक्टिव एक्ट मतलब उनके एक्ट में ही छूट दी गई, इनकम टैक्स में तो नहीं लिखा गया है। वही नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू कॉन्ट्री कंटेन एनी अदर लॉ, भले किसी दूसरे कानून में कुछ भी लिखा हो, वही सेम चीज़ है, किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो जो रिस्पेक्टिव एक्ट में लिखा है वो चीज़ प्रिवेल करेगी। आई होप आपको इस लॉ की ट्रिकी लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो जो भी अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं किसी भी नाम से मिल रहे हैं वो फुली एग्जेम्प्ट होंगे। और अगर आप यूएनओ में काम करते हैं, उसके किसी डिपार्टमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, बहुत से डिपार्टमेंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहाँ पर जो अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं वो फुली एग्जेम्प्ट होंगे। नेक्स्ट ई अलाउंसेस विच आर फुली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ रेजिम। बोथ रेजिम मतलब चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम से टैक्स दें या ओल्ड टैक्स रेजिम या नॉर्मल टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स दें, ये अलाउंसेस सबके लिए माफ होंगे। मतलब इसमें एक ही अलाउंस है अभी जो आप पढ़ने चाह रहे हैं, लिखा हुआ है कि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर सर्विस देते हैं, जैसे एम्बेसी होती है, एम्बेसी तो समझते ही हैं, जैसे अमेरिका में हमारी इंडियन एम्बेसी है, एम्बेसी का काम क्या होता है, दूतावास कार्यालय का, कि वहाँ जो इंडियंस रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके हितों की रक्षा करना, कोई टॉर्चर नहीं कर पाए वहाँ के लोग, कोई भी लोग वहाँ के इंडियंस को परेशान ना करें, उनको वीज़ा इशू करना, इंडियंस अगर आते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना, राइट को वीज़ा इशू करना। वीज़ा समझते ही हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको वो कंट्री में रहने की परमिशन दी जाती है, उसके लिए वीज़ा आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब एम्बेसी का काम होता है। और दोनों देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करना, यानी जो अमेरिकन एम्बेसी है, मतलब इंडियन एम्बेसी है जो अमेरिका में, उसका काम है कि जो अमेरिका और इंडिया के रिश्तों को प्रमोट करना, बढ़ाने की कोशिश करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो जो दूतावास कार्यालय होते हैं जिन्हें एम्बेसी आप बोलते हैं, इनका काम होता है फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करना दो कंट्रीज़ के बीच में, और वहाँ जो उस देश के नागरिक रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को प्रोटेक्ट करना। तो अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि एम्बेसी में जो जॉब देगी इंडियन गवर्नमेंट ही तो लगाएगी इंडियन एम्बेसी में लोगों को, तो आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको जो भी अलाउंसेस मिलेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा सैलरी के अलावा, अलाउंसेस तो कैश में मिलेंगे, और जो परक्यूजिट्स मिलेंगे, परक्यूज मतलब जो फैसिलिटी मिलेंगी, आप पढ़ चुके हैं परक्यूजिट्स का मतलब होता है फैसिलिटी, कैश में नहीं मिलती, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे रहने को मकान दे दिया, आपके घर पे नौकर रखवा दिया, एटसेट्रा। तो जो भी अलाउंसेस और परक्यूजिट्स मिलते हैं वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अलाउंसेस पेबल आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 7, अलाउंसेस और परक्यूजिट्स पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया। देखिए आउटसाइड इंडिया दिए जा रहे हैं, कौन दे रहा है, बाय द गवर्नमेंट, भारत सरकार दे रही है, आपको सरकार दे रही है, टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के किसी नागरिक को, फॉर सर्विसेज, क्योंकि वो काम कर रहा है, रेंडर दे रहा है सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यानी अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर जाके सर्विस देते हैं तो जो भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जो परक्यूजिट्स मिलते हैं, वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आपको एम्बेसी में जॉब करनी है, इंडिया से बाहर जाना है, तो कौन सा एग्जाम देना होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS का एग्जाम होता है। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आपकी फॉरेन में पोस्टिंग की जाती है इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है
एन्युटी और पेंशन, नाम से पता चल रहा है एन्युटी मतलब एक आप पढ़ते थे पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ते थे, पार्टनर्स को पेमेंट करने के तरीके में एक एन्युटी मेथड आता था कि जब कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो उसे हम पेमेंट करने का तरीका होता है कि एन्युटी दे दें, एक साल का एक लमसम अमाउंट बांध दें कि भैया तुम जब तक जिंदा रहोगे इतने पैसे तुम्हें मिलेंगे, तो वो एन्युटी होती है। पेंशन तो आप समझते हैं वही चीज़ है कि एम्प्लॉय जब रिटायर्ड हो गया, रिटायरमेंट के बाद जो उससे पैसे मिलते हैं वो पेंशन कहलाते हैं, वो भी अमाउंट होता है जो रिसीव होता है। तो हमें प्रोविज़न पढ़ने हैं कि एन्युटी और पेंशन टैक्सेबल होती है और किस लिमिट तक टैक्सेबल होती है, जो पैसे आपको मिलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट या हर साल। मीनिंग ऑफ एन्युटी का मीनिंग तो आपको पता ही है, एज पर द डेफिनेशन एन्युटी इज ट्रीटेड एज सैलरी, जो भी एन्युटी मिलेगी आपको अपने एम्प्लॉयर से वो सैलरी का ही पार्ट है। एन्युटी इज अ सम, ये वो अमाउंट होता है पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर साल के लिए दिया जाता है। इट इज ईयरली ग्रांट, आपको हर साल मिलता है। इफ अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी एंटाइटलिंग हिम टू सीरीज ऑफ इक्वल एनुअल सम, अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं तो आपको हर साल कुछ पैसे मिलते हैं। सच एनुअल सम आर एन्युटीज इन द हैंड ऑफ द इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है नॉर्मल मीनिंग कि अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं और आपको हर साल जो रिटर्न मिलती है वो एक तरह से एन्युटी है। एन्युटी रिसीव बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर इज टू बी टैक्स एज सैलरी, अगर आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो आपको जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो आपको एन्युटी दे रहा है, हर साल कुछ अमाउंट दे रहा है, वो सैलरी में टैक्सेबल होगा। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज पेड इन परसेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ वॉलंटरी, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेदर इट इज पेड इन परसेंट, इन परसेंट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, वेदर इट इज, मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ इट इज पेड अकॉर्डिंग टू अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, यानी आप उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब आपने जॉब कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपके मालिक ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो हर साल आपको 1 लाख रुपए देगा, तो वो एन्युटी हो गया। या वॉलंटरी अपनी इच्छा से भी दे सकते हैं, जैसे वो आपके काम से बहुत खुश है तो वो आपको अपनी इच्छा से 1 लाख रुपए दे रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन्युटी वो तो एन्युटी है ना, साल में एक लमसम अमाउंट आपको दिया जा रहा है, तो चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है इसलिए वो आपको पैसे दे रहा है, या अपनी इच्छा से दे रहा है वॉलंटरी, वो अमाउंट एन्युटी जो मिल रही है वो टैक्सेबल होगी, वो इस सैलरी का पार्ट होती है। एन्युटी रिसीव फ्रॉम अ पास्ट एम्प्लॉयर, अगर आप रिटायरमेंट ले चुके हैं तो आपको पास्ट एम्प्लॉयर से जो एन्युटी मिलती है वो टैक्सेबल होती है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, क्योंकि सैलरी की जगह एक तरह से प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आप काम तो कर नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, तो अब आपको जो पैसे मिल रहा है वो सैलरी के तौर पे तो टैक्सेबल नहीं होगा, इसे बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी की जगह एक तरह से आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, आपका मालिक आपको घर बैठे पैसे दे रहा है। एन्युटी रिसीव फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, अगर आपको मालिक के अलावा किसी और बंदे से एन्युटी मिलती है तो वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सैलरी वाला चैप्टर पढ़ते हैं जहाँ पे मालिक नौकर का संबंध होगा, जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, वही अमाउंट सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर मालिक के अलावा कोई और बंदा आपको एन्युटी देता है, पैसे देता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।